हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़न पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 23 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। देखिए 16 सितंबर को हमारी लास्ट करंट अफेयर्स की वीडियो पड़ी थी, जो कि नाबार्ड का एग्जाम था 24 सितंबर को, यानी कल नाबार्ड का एग्जाम है फेज 2 का। इस वजह से मैं उसमें बिजी हो गया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी। तो अब वो कंप्लीट हो गई है, इसलिए वापस हमारा करंट अफेयर्स का जितना भी पेंडिंग वीडियोज़ है वो अगले 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। साथ ही साथ आज से डेली हम लोग मॉर्निंग में 4 AM यानी सुबह 4 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोई भी करंट इवेंट का टॉपिक नहीं छूटेगा। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से देखा करिए, क्योंकि लास्ट में मैं 2 क्वेश्चंस पुटअप करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है 2020 का इटालियन ओपन रिसेंटली हुआ था, इसमें मेंस सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो इटालियन ओपन में मेंस सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। रिसेंटली इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का टाइटल इन्होंने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने हराया किसको है? तो डिएगो श्वार्ट्जमैन इनको हरा दिया है फाइनल में। आप याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच जो हैं इनको यूएस ओपन से बाहर कर दिया गया था क्योंकि इनकी बॉल जो है रेफरी को लग गई थी, इस वजह से। तो नोवाक जोकोविच टेनिस में नंबर 1 प्लेयर हैं वर्ल्ड में। रिसेंटली इटालियन ओपन 2020 टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है इन्होंने। नया क्वेश्चन देखते हैं। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो NTRO इसके नए चीफ बने हैं अनिल धस्माना जी। ये देखिए, ये हैं अनिल धस्माना जी। अभी तक RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ चीफ थे अनिल धस्माना, अब ये NTRO के नए चीफ होंगे। अनिल धस्माना जी 1981 बैच के IPS ऑफिसर हैं MP कैडर के। अब ये NTRO के नए चीफ होंगे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो SC झा को रिप्लेस कर दिया है, सतीश चंद्र झा को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। NTRO की बात करें, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है। 2004 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नया क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2020 का वुमेन्स सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो मेंस सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता है, वहीं वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है सिमोना हालेप। ये देखिए, ये हैं सिमोना हालेप जी, रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं। रिसेंटली इटालियन ओपन टेनिस में वुमेन सिंगल का खिताब इनके नाम रहा है। तो आप देखिएगा, सिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने हराया किसको है? तो कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा दिया है इन्होंने। यूएस ओपन हुआ था, उसको किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने जीता था, जापान की। तो आप दोनों का नाम है देखिएगा, सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन जीता है, जबकि नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन जीता है। सिमोना हालेप इन्होंने पहली बार कोई खिताब जीता है, नहीं पहली बार कोई टाइटल जीता है। रोमानिया की हैं, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी IG नोबेल प्राइज से सम्मानित वाले इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये जो IG नोबेल प्राइज है ये दिया जाता है एनाल्स मैगजीन द्वारा। यूएस की एक मैगजीन है जो हर 2 महीने में पब्लिश होती है, इसी के द्वारा IG नोबेल प्राइज दिया जाता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। आपको बताना है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिनको IG नोबेल प्राइज दिया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको एनाल्स मैगजीन द्वारा IG नोबेल प्राइज दिया गया था। तो अब नरेंद्र मोदी जी इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं जिनको IG नोबेल प्राइज दिया गया है। क्यों दिया गया है? मेडिकल एजुकेशन के लिए। मेडिकल एजुकेशन मतलब ये नहीं कि ये खुद ही बुक लेके टीचिंग करने लगे। मेडिकल एजुकेशन मतलब ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान एक पॉलिटिशियन की होने की हैसियत से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया कि एक पॉलिटिशियन अगर कमिटमेंट कर ले तो डेथ और लाइफ, यानी कि मरने वालों की संख्या में इतना फर्क ला सकता है। जैसे अमेरिका वगैरह में बहुत डेथ हो गई कोविड-19 से, लेकिन इंडिया में वो नहीं हुआ। इसीलिए मेडिकल की एजुकेशन के पर्पज से इनको IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है एनाल्स मैगजीन द्वारा, जो कि US बेस्ड एक मैगजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा घर तक फाइबर प्रोजेक्ट किस इंडियन स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली PM मोदी ने घर तक फाइबर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बिहार में। आजकल जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं मोस्टली बिहार में ही लॉन्च हो रहे हैं। देखिए, घर तक फाइबर, इसमें क्या होगा? बिहार गवर्नमेंट प्रत्येक विलेज में डोर टू डोर लोगों को जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से बिहार इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो विलेजेस में ऑप्टिकल फाइबर सर्विस नेटवर्क के द्वारा लोगों को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप ये भी रखिएगा, घर तक फाइबर स्कीम बिहार की स्कीम है, PM मोदी ने लॉन्च कर दिया है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा?
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो CSC सेंटर होता है, कॉमन सर्विस सेंटर, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिहार और इसलिए चर्चा में है क्योंकि PM मोदी ने बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट किए गए। क्या? 9 हाईवे प्रोजेक्ट भी PM मोदी ने बिहार में इनॉग्रेट किए हैं, जिसकी कॉस्ट है 14,250 करोड़ रुपीज़। तो आप दोनों फैक्ट याद रखिएगा। बिहार की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, ये है छोटा सा बिहार। क्यों चर्चा में है? क्योंकि रिसेंटली PM मोदी ने ई-गोपाला ऐप यहीं लॉन्च किया था, फिश ब्रूड बैंक भी यहीं लॉन्च किया था, और आपको याद होगा 7 निश्चय योजना ये बिहार गवर्नमेंट की योजना है। आप देखिएगा CM कौन है बिहार के? तो CM है नीतीश कुमार जी। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा जो कंपनी लॉ कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरपर्सन कौन है? तो कंपनी लॉ कमेटी, इसके चेयरपर्सन हैं राजेश वर्मा जी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं राजेश वर्मा जी। ये कंपनी लॉ कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। रिसेंटली कंपनी लॉ कमेटी का टेन्योर 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि अब सितंबर 2021 में कंपनी लॉ कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनमें क्या सुधार हो सकते हैं, इसके लिए राजेश वर्मा कमेटी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। इस कमेटी में टोटल 11 मेंबर हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने पहली बार डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस किस कंट्री के साथ लॉन्च की है? तो इंडिया ने अब तक कभी भी किसी भी कंट्री के साथ डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस नहीं लॉन्च की थी। रिसेंटली मालदीव के साथ इंडिया ने पहली डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस लॉन्च कर दी है। ये देखिए मैप में, ये है हमारा मालदीव। यहाँ से डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस महीने में 2 बार इंडिया टू मालदीव चलेगी। पर्पस क्या है? देखिए, जो इंडिया का तूतीकोरिन और कोचीन पोर्ट है, वहाँ से कार्गो फैसिलिटी चलेगी मालदीव की कैपिटल माले के लिए। तो इंडिया का तूतीकोरिन और कोचीन पोर्ट, वहाँ से माले पोर्ट के लिए कार्गो फैसिलिटी पहली बार लॉन्च की गई है। यहाँ पे देखिएगा। मालदीव की बात करें तो क्यों चर्चा में है? इंडिया ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को $500 मिलियन दिया है। कितना? $500 मिलियन, जिसमें से $400 मिलियन लोन है, जबकि $100 मिलियन ग्रांट है। मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी क्या है? रुफिया। वर्तमान में प्रेसिडेंट माले के कौन है मालदीव के? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं विभू रंजन चौधरी जी। ये देखिए, ये हैं विभू रंजन चौधरी जी, रिसेंटली इनका निधन हो गया है। असम के फेमस म्यूजिशियन हैं। तो विभू रंजन चौधरी असम के फेमस म्यूजिशियन हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे कौन हैं? एंग रीता शेरपा। ये देखिए, ये हैं एंग रीता शेरपा, फेमस माउंटेनियर हैं, यानी पर्वतारोही हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने 2017 में। इनको स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। स्नो लेपर्ड क्यों? क्योंकि जो एवरेस्ट की चोटी है उस पर जो ये बिना ऑक्सीजन बोतल के चढ़ जाते हैं, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली अंग्रिता शेरपा का निधन हो गया, नेपाल के माउंटेनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्वो कार फिनेंशियल सर्विसेज के लिए किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है या फिर पार्टनरशिप की है? तो वॉल्वो कार्स ने HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो लोग भी वॉल्वो की कार्स परचेज करना चाहें उनके लिए HDFC फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। इसमें क्या होगा? HDFC बैंक जो है एक्स शोरूम प्राइस का 100% अमाउंट पे करेगा वॉल्वो कार परचेज करने वालों को। ये अमाउंट 7 ईयर्स में रीपेमेंट करना होगा। तो आप याद रखिएगा, वॉल्वो ने HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप की है अपने वॉल्वो कार फिनेंशियल सर्विस के लिए। वॉल्वो की बात करें तो ये स्वीडन की ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी क्या है? जीली इसकी पेरेंट कंपनी है। चेयरमैन ली सुफू हैं, जो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIP इन फिक्स्ड इनकम कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो लोग म्यूचुअल फंड जानते होंगे उनको पता होगा SIP का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड के तहत मोस्टली चर्चा में रहता ही है। तो रिसेंटली SIP इन फिक्स्ड इनकम कैंपेन लॉन्च किया गया है IDFC म्यूचुअल फंड द्वारा। ये है IDFC म्यूचुअल फंड, इन्हीं के द्वारा SIP इन फिक्स्ड इनकम कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है? लोगों को इसके विषय में अवेयर किया जा रहा है कि फिक्स इनकम वाला SIP प्लान लेने से उनके क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे भी म्यूचुअल फंड जो है
मार्केट रिस्क के आधार पे कम करता है। अगर फिक्स रेट वाला आप SIP ले लेते हैं तो इसका मतलब आपका मार्केट रिस्क कम हो जाएगा, बाकी जो रिस्क होगा वो बेयर कर लेगी कंपनी। तो IDFC की बात करें, IDFC म्यूचुअल फंड, CEO कौन है इसके? विशाल कुमार IDFC म्यूचुअल फंड के CEO हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का लोगो और सॉन्ग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का लोगो एंड सॉन्ग लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह जी ने। ये हमारे डोनर मिनिस्टर हैं, डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का लोगो एंड सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। ये जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल है, इसका क्या पर्पज़ है? देखिए, हमारे जो इंडिया की मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है वो नॉर्थ ईस्ट को विजिट नहीं करने जाती है। नॉर्थ ईस्ट मोस्टली कटा सा रहता है। कई लोगों को तो PM मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये पता चला है कि नागालैंड इंडिया का पार्ट है। नहीं तो पहले लोग सोचते थे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्ट इतना कटा है, तो लोगों को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। रिसेंटली उसका लोगो एंड सॉन्ग जितेंद्र सिंह जी ने रिलीज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर रबी कैंपेन 2020 किसके द्वारा हेड की गई? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर रबी कैंपेन 2020 हेड की गई है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज का कार्यभार भी इनके ऊपर आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर रबी कैंपेन 2020 जो हो रही थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की। इस कैंपेन का पर्पज़ क्या है? जो खरीफ क्रॉप का सोविंग हुआ है यानी कल्टीवेशन हुआ है उसका रिव्यू करना, रबी क्रॉप के लिए प्लानिंग करना। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि 11 सितंबर 2020 तक जो खरीफ सोविंग एरिया है वो 1113 लाख हेक्टेयर रहा है, 1113 लाख हेक्टेयर रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर से 46 लाख हेक्टेयर अधिक है। कितना है? 46 लाख हेक्टेयर अधिक है। तो ये 11 सितंबर तक का खरीफ सोविंग एरिया का डाटा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह भी बताया है कि 2019-20 के दौरान फूड गेन प्रोडक्शन टोटल 296.55 मिलियन टन रहा। कितना? 296.55 मिलियन टन रहा है। साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी बताया है कि इस बार का कॉटन प्रोडक्शन का एस्टिमेट है 354.91 लाख बेल्स का। 1 बेल इक्वल टू 159 kg, आप याद रखिएगा। बाद में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह बताया कि फ्यूचर प्रोडक्शन क्या है, यानी कि जो 2020 है 21 फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट इन्होंने बताया है कि 301 मिलियन टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन करना है 2020-21 में, 301 मिलियन टन का। इसमें से राइस आपका होगा 119.60 मिलियन टन। उसके अलावा वीट इन्होंने बताया 108 मिलियन टन होगा। तो ये बेसिक हो गया राइस और वीट का। टोटल बताया इन्होंने 301 मिलियन टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन करना है 2020-21 में। साथ ही पल्सेस का बताया इन्होंने 25.60 मिलियन टन करना है। एंड ऑयल सीड का, जो ऑयल सीड है उसका 37.0 मिलियन टन प्रोडक्शन करना है इस बार 2020-21 में। जो आपका मस्टर्ड है, रबी के दौरान उगाया जाता है मस्टर्ड ऑयल, उसका इन्होंने बताया है मस्टर्ड ऑयल सीड का प्रोडक्शन, अकेले उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 92 लाख टन से बढ़ाकर 125 लाख टन करना है। तो ये सारी बातें हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर रबी कैंपेन में बताई है। यह क्वेश्चन देखते हैं, किस एविएशन कंपनी ने जीरो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है ताकि 2035 तक जीरो एमिशन कंप्लीट कर सके? तो रिसेंटली एयरबस, जो कि यूरोप की एक एविएशन सेक्टर की कंपनी है, अगर स्पेसिफिक बात बोली जाए तो नीदरलैंड की कंपनी है। नीदरलैंड के लीडेन में इसका हेडक्वार्टर है एयरबस का। एयरबस ने जीरो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। इसमें क्या है, जो कॉमर्शियल एविएशन सेक्टर होता है, कॉमर्शियल एरोप्लेन होता है, उसको 2035 तक ये हाइड्रोजन से चलाएंगे। 2035 तक यानी 2035 तक हाइड्रोजन से चलाने से क्या होगा, एमिशन जीरो रहेगा। तो जीरो प्रोजेक्ट ये एयरबस का प्रोजेक्ट है, आप देखिएगा 2035 तक एविएशन सेक्टर को जीरो कार्बन एमिशन बनाने का। और एयरबस नीदरलैंड की एविएशन कंपनी है, लीडेन में हेडक्वार्टर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसाइपल, इसको 75th टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में एम्पलीफाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है द डिसाइपल को किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया है। तो दी डिसाइपल इसको डायरेक्ट किया गया है चैतन्य तमहाने द्वारा। ये देखिए, ये हैं चैतन्य तमहाने। इन्होंने
दी डिसाइपल नाम की एक मूवी डायरेक्ट की थी, साथ ही साथ राइटर भी थे उसके। ये एक मराठी मूवी है। इसको रिसेंटली जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल है उसमें बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला था दी डिसाइपल को। अब इसको टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एम्पलीफाई अवार्ड मिला है। तो आप दी डिसाइपल को जरूर याद रखिएगा। ये जो है चैतन्य तम्हाने द्वारा डायरेक्ट एंड रिटन है, यहाँ पे देखना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा कितने बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने की घोषणा की गई है। तो हमारी जो पर्यावरण मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मतलब जो बीच होते हैं, तट होते हैं, समुद्र तट, उनका सस्टेनेबल यूज किया जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। ग्लोबल लेवल पर जो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये FEE का इनिशिएटिव है। किसका है? FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये जो है डेनमार्क के कोपेनहेगन में स्थित है। इसी के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच किस कंट्री में है? स्पेन में है। एशिया और इंडिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच कौन है? चंद्रभागा समुद्र तट जो है, चंद्रभागा बीच जो कि ओडिशा में है, वो एशिया का और इंडिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, अपना याद रखिएगा। तो 8 और ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच इंडिया में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक किसान प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बायोटेक किसान प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2016 में। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी भी वही हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बायोटेक किसान प्रोग्राम लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसके लिए ये बायोटेक किसान प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा रन किया जाता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। चर्चा में क्यों है बायोटेक किसान प्रोग्राम? रिसेंटली जो बायोटेक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उन्होंने कहा है कि इस वर्ष अभी तक हम लोग 310 करोड़ रुपीज़ दे चुके हैं बायोटेक किसान प्रोग्राम के लिए। इसमें जो बायोटेक किसान है, किसान की फुल फॉर्म क्या है? कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, ये है किसान की फुल फॉर्म। बायोटेक किसान प्रोग्राम इसका मेन पर्पज़ है हब एंड स्पोक मॉडल इस्टेब्लिश करना ऑल ओवर इंडिया में। देखिए अभी तक जो इंडिया के टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कितने हैं इंडिया में? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। वहाँ पर 8 बायोटेक किसान हब जो है बनाए जा चुके हैं, आप अपने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव समिट जो कि 2 अक्टूबर 2020 को होने वाली है, इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा? तो वैभव समिट को PM मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। वैभव का फुल फॉर्म देख लीजिए आप यहाँ पे, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। इसमें जो हमारे इंडिया के सिटीजन हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं इंडिया के, चाहे वो बाहर रह रहे हो या फिर इंडिया में रह रहे हैं, वो मोस्टली लगभग इन्विटेशन दिया गया है कि आप आइए और ऐसे इनोवेशन बताइए जो इंडिया के डायस्पोरा के हिसाब से फिट बैठते हों। तो रिसेंटली वैभव समिट को ऑर्गेनाइज करने की घोषणा की गई है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर DRDO और कई सारी संस्थाएं होस्ट करेंगी, आप इतना याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाएगा वैभव समिट। इसका मोटो देख लीजिए आप, शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु, ये संस्कृत में है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम स्वराज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपको याद होगा, हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, PM मोदी ने ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया था 24 अप्रैल को। पंचायती राज डे जिस दिन होता है उसी दिन PM मोदी ने इसको लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? जो पंचायत हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनका डिजिटाइजेशन कैसे किया जाए। अभी तक कोई भी फंड आता है तो उसके लिए अप्रूवल लेना होता है, तो जाके डायरेक्टली फिजिकल वर्क करना पड़ता है, पेन एंड पेपर का। ग्राम स्वराज पोर्टल से क्या होगा? आपका जो ग्राम विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए आप अपना सबमिट कर दीजिए, साथ ही साथ वहाँ से फंड अप्रूवल आ जाएगा। जो फिनेंशियल ईयर 21 चल रहा है, अभी तक टोटल 2.43 लाख यानी 2.43 लाख ग्राम पंचायत आपके ग्राम स्वराज पोर्टल के तहत जो आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसके लिए अपना प्रपोजल सबमिट कर चुकी है। कितनी? 2.43 लाख ग्राम पंचायत। उसके अलावा अभी तक 1.29 लाख ग्राम पंचायत ऑनलाइन पेमेंट भी कर चुकी हैं इस साल। तो आप याद रखिएगा 2.43 लाख वाला डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राम स्वराज पोर्टल PM मोदी ने लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।